हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से मौजूद हूं आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है दोस्तों लॉर्ड रिपन के सुधार। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के डीएससी 3 पेपर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉर्ड रिपन। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर डीएससी 3 से संबंधित, और उसमें जो है आपको बताया गया है लॉर्ड लिटन से संबंधित प्रश्न के बारे में, उसके सुधार के बारे में, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था भारत देश के जब वायसराय जब उनको नियुक्त किया गया तो उन्होंने क्या क्या काम किया। और ठीक इसके बाद जो है उनका जो कार्यकाल था जो है दोस्तों कितना तक था, 1880 तक था। और ठीक 1880 में लॉर्ड रिपन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लॉर्ड रिपन जो है यहाँ के क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। कहाँ के, भारत देश के। कब बनते हैं, 1880 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किया वो समझेंगे। थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, क्योंकि इससे पहले जो लॉर्ड लिटन थे, लिटन, ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ भारत देश के लोगों के ऊपर केवल और केवल क्या किया, अत्याचार करने की कोशिश की, जिसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो चुका था, आक्रोश उत्पन्न हो चुका था। यहाँ के लोग दुखी थे, यहाँ के लोगों को कष्ट मिल रहा था, और उन्हीं कष्टों का निवारण किया ये किन्होंने, लॉर्ड रिपन ने। यानी कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के जो सुधार थे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे सुधार थे। तो चलिए समझते हैं इनके अच्छे अच्छे सुधारों को, कि इन्होंने आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर, या फिर अलग अलग स्तर पर किस प्रकार से कार्य किया। तो सबसे पहले हर एक वीडियो की शुरुआत होती है हमारी भूमिका से, तो यहाँ भी आपकी शुरुआत होगी दोस्तों भूमिका से। तो भूमिका में आप लिखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड लिटन कौन है दोस्तों, लॉर्ड लिटन के पश्चात, इनके यानी लॉर्ड लिटन के बाद सन 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, अब जो है कि उस समय जो यहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जब यहाँ पे लॉर्ड रिपन आया उस समय कौन थे, ग्लैडस्टोन थे। कौन थे, ग्लैडस्टोन। और जिस समय यहाँ लॉर्ड लिटन आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका जवाब जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये जो है प्रथम लाइन में ही मैंने पिछले के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो जिस समय जो है इन्होंने इसको चुना तो उनका विचार ये था कि लॉर्ड रिपन जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लिटन के जितने भी कार्य हैं उनसे भारत देश में एक गहरा जो है दोस्तों, गहरा असंतोष फैला हुआ है, और उस असंतोष को दूर करने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वो कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन है। और लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व्यक्ति के होने के साथ साथ जो है दोस्तों एक अच्छा वायसराय साबित होता है। जब यहाँ पे वो आता है तो रिपन ने क्या किया, लिटन के जितने भी दमनकारी कार्य थे, जितने भी गलत गलत कार्य थे, उनके स्थान पर सहानुभूति व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार की नीति अपनाई, और यहाँ के भारत देश के लोगों के यानी भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखा। और लिटन के द्वारा जितने भी आपत्तिजनक अधिनियम बनाए गए थे, बहुत सारे अधिनियम लिटन ने बनाए थे ना, शस्त्र अधिनियम बनाए थे, वर्नाकुलर प्रेस्ट अधिनियम बनाए थे, या फिर सिविल सर्विस पे जो नियम बनाए थे। ठीक है, तो ये जो नियम जो थे उन पर जो है चेंज किया गया, उनको जो है बदला गया, उन पे सुधार किया गया, कुछ नियमों को रद्द कर दिया गया, और सुधारवादी कदम जो है उठाए गए किनके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और इनका जो शासनकाल यदि आपको पढ़ना हो तो आप शासनकाल याद रख सकते हैं, सन 1880 से लेकर सन 1884 तक इनका शासन काल था। किनका दोस्तों, लॉर्ड रिपन का। तो चलिए समझते हैं अब इनके सुधार के बारे में। भूमिका यहीं तक आपको लिखना है। अब इनके सुधार में सबसे पहला यदि आप लिखना है तो आप लिखेंगे दोस्तों स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव। अब स्थानीय स्वशासन क्या थी दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात में हम लोग कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे सरकारें किसकी काम कर रही थी, ब्रिटिश की, जिसके कारण हमारे भारत देश के जो छोटे छोटे प्रांत थे या छोटे छोटे ग्रामीण इलाके थे, वहाँ के जो स्थानीय सरकारें थी उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन जो है लॉर्ड रिपन चाहते थे कि जो छोटे छोटे क्षेत्र है वहाँ पे स्थानीय संस्थाएं आए, स्थानीय स्तर पर जो है गवर्नमेंट लाई जाए, और ये गवर्नमेंट क्या करेंगे, स्थानीय स्तर पर जो है यहाँ जो है चीज़ों को देख रेख करेंगे, और इसी को कहा गया दोस्तों स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जब शुरू में ही प्रस्ताव जो है लाया जा रहा था, उस वर्ष को याद कर सकते हैं आप, 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया दोस्तों, किसके द्वारा पेश किया गया दोस्तों, रिपन के द्वारा पेश किया गया। और ये एक ऐसा सुधार था जो भारत देश के इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता था, आंतरिक क्षेत्र की जितनी भी
विषय थी, विषय वस्तु थी, उनको सुधार करने का एक बहुत अच्छा जो है कार्य इन्होंने किया स्थानीय स्वशासन लाकर। और उनका स्थानीय स्वशासन लाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि यहाँ के नगर पालिकाओं का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ भारत देश के भारतीयों को, भारत देश के लोगों को राजनीतिक सार्वजनिक शिक्षा भी प्रदान करना, यहाँ के लोगों को क्या करना, स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करने का जो है एक तरह से क्या देना, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि उनको जो है एक मुफ्त तरीका से एक ऑफर दिया या फिर उनकी भलाई के लिए काम किया, ये कह सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय बोर्ड स्थापित किया गया, जिला में जिला उप विभाग, तालुका, तहसील बोर्ड, ये सब सारी चीज़ें स्थापित की गई। बड़े बड़े नगरों में नगर पालिकाएं थीं। और इस प्रकार से जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे यहीं के लोगों को चुना गया ताकि ये यहाँ के एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को संभाले, राजनीतिक स्तर पर जो है कार्य करे। इस प्रकार से जो उन्होंने लाया, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य भी जोड़े गए। और इसका फ्रैक्शन आप याद रख सकते हैं 1/3, यानी कि प्रत्येक 3 गैर सरकारी सदस्यों में 1 सरकारी सदस्य जो है नियुक्त किया गया। और ये जो गैर सरकारी सदस्य थे, यानी कि जो कि भारतीय लोग थे, वे क्या करते थे, सरकारी नियंत्रण से बाहर रहते थे और उनका एक ही काम था अपने देश के लोगों का भलाई करना। जहाँ जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है, अपने स्थानीय व्यवस्थाओं का जो है देखरेख करना, स्थानीय समस्याओं को सुलझाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडर में रहती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो इस प्रकार से रचनात्मक कार्य किया, उससे भारत देश में भारतीयों में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ शुरू हो गया। और इस प्रकार से स्थानीय स्वराज के जन्मदाता के रूप में, स्थानीय स्वराज के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड रिपन को हम लोग याद करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन संबंधित है तो किससे संबंधित है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड रिपन क्या चाहता था, लॉर्ड रिपन चाहता था कि प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था को, यहां देख रहे हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था को क्या करें, हम फिर से वापस लाएंगे। और इसी चीज को पुनर्जीवित करना चाहता था कौन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की एक बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। लॉर्ड रिपन सुधारवादी व्यक्ति था और लॉर्ड रिपन कहता था यदि आपको हमारा आकलन करना है तो हमारे कार्यों से हमारा आकलन करना, ये मत सोचना कि मैं एक अंग्रेज हूं। वे साफ कहते थे कि मैं जो भी कार्य करूंगा या मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, भारत पर जो कार्य कर रहा हूं, एक अंग्रेजी व्यवस्था लादने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि पुरानी व्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिए, जो भारत देश में जो व्यवस्थाएं थी, जो ग्राम्य व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ की स्थिति थी, उसको फिर से क्या करना चाहता हूँ, पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। और प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था का जो अवशेष है उसको फिर से लाना चाहता हूँ। और इसी आधारशिला पर उन्होंने अपने स्थानीय स्वशासन की इमारत को खड़ा किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको व्यापक रूप दिया और कहीं ना कहीं इसी से यहाँ के भारतीयों का दिल जीत लिया, है ना दोस्तों। कितना अच्छा काम किया था इन्होंने। यहीं के लोगों को जो है गवर्नमेंट चलाने का अधिकार दिया, हालांकि पूरी तरीका से तो नहीं दिया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलप करने का एक बहुत अच्छा जरिया जो है इन्होंने ढूंढ निकाला दोस्तों। और यही जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में आपको लिखनी है। अब हम आगे देखेंगे हंटर आयोग की स्थापना। इसको जो है दोस्तों आप शिक्षा सुधार में रख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं शिक्षा में सुधार और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हंटर आयोग। अब ये हंटर आयोग क्या था दोस्तों, हंटर आयोग आने से पहले सन 1854 में वुड्स डिस्पैच, ठीक है, वुड्स डिस्पैच होता है, वुड्स डिस्पैच ने एक कार्य किया था जो शिक्षा के सुधार पर जो है काम करता था। और इसी चीज से जो है दोस्तों इन्होंने इसका मूल्यांकन करके 1882 ईस्वी में, हालांकि इसका 80 से 84 है ना, तो 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर, ठीक है दोस्तों, तो इनके अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, एक संघ बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसमें 20 सदस्य थे और लगभग ने सटीक उसमें 8 भारतीयों को शामिल किया गया था। और ये हंटर आयोग क्या करती थी, एक आयोग थी, ठीक है, एक ग्रुप थी, संघ थी, संगठन थी। और ये आयोग का काम था दोस्तों कि भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार करने का उपाय ढूंढना, यहाँ के लोगों के शिक्षा के स्तर पर जो कमी आ रही है उसके बारे में पता करना कि वो क्यों आ रही है, कारण क्या है, और उसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना। और उसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया, भारत देश के अलग अलग भागों का दौरा किया गया और इसके बाद रिपोर्ट सन 1883 ईस्वी में तैयार किया गया और इसमें सुझाव दिया गया कमीशन के द्वारा, वो आप लिखिएगा। तो जब रिपोर्ट तैयार हुआ दोस्तों इस कमीशन का, हंटर आयोग का, तो सुझाव क्या दिया गया, सुझाव ये दिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो स्थानीय
स्वायत्त संस्थाओं को सौंप देना चाहिए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो हमारा क्या कह सकते हैं होता है ना दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, तो ये सेकेंडरी जो शिक्षा थी उन व्यवस्थाओं को दो भाग में बांट दिया गया, प्रावेशिक परीक्षा या व्यापारिक, और दूसरा था व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है। और इस तरीका से जो उन्होंने बांटा, और इसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है दोस्तों क्या किया, उन्हें जो है वित्तीय सहायता देने के लिए एक अनुदान बनाया, राशि एक ट्रस्ट बनाया, और इस प्रकार से जो है उन्होंने अच्छा कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाई, ठीक है, किसी के साथ ऊंच नीच का भावना नहीं होगा, नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया गया, पुस्तकालय पर बल दिया गया, पुस्तकालय का निर्माण किया गया, फर्नीचर की व्यवस्था की गई, फीस, उपस्थिति, छात्रवृत्ति, सभी चीज़ों का जो है एक नियम बनाया गया, कितना ली जाएगी, कितनी उपस्थिति होना जरूरी है, छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो है उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा का 1/3 खर्च जो है दोस्तों कौन उठाएगा, यहाँ की सरकार उठाएगी, ऐसा कहा गया। और मुसलमानों और स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। तो ये थी शिक्षा में सुधार, जो कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बेस्ट जो है आइडिया इन्होंने लगाया था। अगला आप लिखेंगे दोस्तों, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वापस लेना। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो सिंपल से लिखना है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना, जो कि कब लाई गई थी, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाई गई थी, जिसमें भारतीय भाषाओं पर जो प्रकाशित की जाती थी, जो समाचार पत्र छापे जाते थे, उन पर रोक लगा दिया गया था। और उसी चीज को जो है इन्होंने खत्म किया, और रिपन ने सन 1882 ईस्वी में इन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा लिया। अब जो है इनको ठीक वैसे ही स्वतंत्रता दी गई, जिस प्रकार से भारत देश में अंग्रेज के समाचार पत्रों, अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों को जोड़ दिया गया था। क्लियर है दोस्तों इतना? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय प्रेसों को एक प्रकार से मुक्त कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। सिंपल है, आप उसी के सुधार को समझ रहे हैं। तो अगला आप फिर से इनका सुधार देखिए, भूमि कर नीति का प्रस्ताव। इन्होंने जो है दोस्तों एक अच्छा कार्य करने के साथ साथ जो है अपना व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाते गया, और जिसमें जो है इन्होंने एक नियम लाया, बंगाल में जो लागू की गई थी स्थानीय कर व्यवस्था, उसमें परिवर्तन लाया। परिवर्तन क्या लाया? और उसकी योजना के तहत क्या हुआ कि कृषकों के जमीन पर जो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग था, यानी गलत लग रहा था यहाँ के लोगों को, समझेंगे उसको भी, और ये सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा वो देखिए। कृषकों को जो है, या कृषक जो थे, किसान जो थे, उनके अधिकार को वापस दिलाना था, उन पर जो है स्थानीय एक प्रकार से स्थायी अधिकार हो जाए, ये इन्होंने वादा किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भूमि कर जो है वो समय रहते, भूमि कर जो है समय रहते क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। और जिसका विरोध बंगाल के जमींदारों और कृषक वर्गों ने किया, और भारत सचिव ने जो है इस योजना को स्वीकार भी नहीं किया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये भारत देश के कृषकों के लिए हानिकारक जो है हो सकता है, और जिसके कारण फलतः रिपन का यह योजना क्या करनी पड़ी? त्यागनी पड़ी। ठीक है। अगला आप लिखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस में सुधार का प्रयास। इससे पहले लॉर्ड लिटन में आपने देखा था कि उन्होंने क्या कर दिया था, 21 से 18 वर्ष कर दिया था ना, बस उसको उल्टा कर देंगे। इतना इजी है कि मैं कह नहीं सकता, बस लिख देना है कि जो लॉर्ड लिटन ने सिविल सर्विस से संबंधित कदम उठाया था, जिनका एक मानना था कि भारत देश के लोगों को यहाँ के सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट बनने पर जो है जोर नहीं दिया जाएगा, यानी रोका जाएगा। और उसी क्रम में उन्होंने इसके आयु सीमा को जो कम कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी, अब उसी आयु सीमा को हमारे इस भारत के वायसराय जो लॉर्ड रिपन थे, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 था, उनका समय सीमा आयु सीमा को बढ़ा दिया गया, 18 से 21 कर दिया गया। यानी अब कोई भारतीय भी इस पर जो है क्या कर सकता था, अपना एक जलवा दिखा सकता था। और भारतीयों के लिए जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक राहत मिला कि वे भी अब क्या कर सकते थे, सिविल सर्विस में अपने रास्ते को संभव कर सकते थे। अगला आप लिखेंगे दोस्तों, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में लिखेगा क्या दोस्तों? प्रथम फैक्ट्री कानून। अब जो है दोस्तों इसको समझिए, प्रथम फैक्ट्री कानून क्या थी इसको समझिए। फैक्ट्री मतलब तो आप समझ रहे हैं कारखाना, उद्योग धंधे, ठीक है। तो इसके तहत जो है सन 1821 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों सन 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री कानून जो है किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था। और इसके तहत जो है उन्होंने क्या क्या नियम लाया वो देखिए। उन्होंने नियम लाया कि ये जो नियम होगा वे सभी
कारखानों पर जो है लागू होगा जहां पर 100 से अधिक मजदूर काम करते हैं, यानी 100 से कम मजदूर यदि काम करते हैं किसी कारखाना पर तो मेरा ये नियम लागू नहीं होगा, और 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं तो मेरा ये नियम लागू होगा। तो नियम क्या था वो देखिए, 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कारखाना में काम नहीं करेंगे। ये तो आप आराम से याद रख सकते हैं। 12 वर्ष तक के यदि उम्र के ज़्यादा बच्चे, यानी 8 से 12 तक के बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हालांकि बाद में इसको घटा दिया जाता है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और जो उन्होंने एक नियम बनाया कि जो खतरनाक मशीन होते हैं उनके आमने सामने उसके चारों ओर क्या करना है, बाड़ा घेर देना है। बाड़ा मतलब एक कटघरा होता है ना दोस्तों, जो अदालत में कैसे होती है, चारों ओर से घिरी हुई होती है, उसी तरीका से उनका मानना था कि जो बड़े बड़े मशीन है, जो खतरनाक मशीन है, उनके चारों ओर जाली नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाए, ताकि बहुत सारे मजदूर जिनकी जानें चली जाती है उन खतरनाक मशीनों में फंसने के कारण, फिसलने के कारण, गिरने के कारण या दब जाने के कारण, और यही खतरा को कम करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जिसके कारण उन्होंने चारों तरफ बाड़ा लगाने का निर्णय दिया। इसके अलावा समय समय पर जो है इनका निरीक्षण हो, इसलिए एक निरीक्षक बहाल किया गया ताकि इनका निरीक्षण किया जाए, सही गलत पता किया जाए। अगला आप लिखेंगे दोस्तों स्वतंत्र व्यापार नीति, जो कि किसके सुधार के अंतर्गत आएगा, आर्थिक सुधार के अंतर्गत आएगा। तो लॉर्ड लिटन की ही तरह जो है इन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति लाई, और इसमें से जो है उन्होंने आयात करों को कम किया। बहुत सारे आयात, कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए थे, कुछ अपने फायदे के लिए भी किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे, ठीक है। तो उन्होंने स्वतंत्र व्यापारिक नीति का पालन किया, करने पर जो है बल दिया, और जो है जनता का सहयोग भी इन्हें प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे चीज़ों पर जो है इन्होंने कर हटा दिया था, जैसे नमक पर से कर हटा दिया था, बहुत सारे चीज़ों पर कर लगे रहने दिया था, जैसे शराब पर कर लगे रहने दिया था, जो कि यहीं के देश के लोगों के ऊपर खर्च किए जानी थी। तो यहाँ के लोग इससे बहुत खुश थे, और इसके कारण जो है इन्होंने यहाँ की स्वतंत्र व्यापार नीति का क्या किया, बढ़ चढ़कर जो है क्या किया, सहयोग दिया। अगला आप लिखेंगे आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति। अब जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो फाइनेंशियल स्थिति थी, जो जहाँ पे पैसा आ सकता था, मुद्रा आ सकता था, उसको कैसे बांटा गया, तो उसको जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। पहला था साम्राज्य, उसके बाद जो है दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें थी। तो साम्राज्य में क्या था दोस्तों कि इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का एक अधिकार था, यानी कि इसमें जो है, इसमें आय जो होगा, जो पैसा की आय होगी, इनकम होगी, वो कहाँ से होगी, सीमा शुल्क से होगी, डाक तार से होगी, रेलवे, अफीम, नमक, टकसाल, सैनिक आय से होगी, भूमि कर से होगी। और ये जो चीज़ें कर थी वो सीधे किसके ओर जाएंगी, केंद्र सरकार की ओर जाएंगी, उसी को साम्राज्य कहा गया। और दूसरा भाग था प्रांतीय, यानी प्रांत, छोटे छोटे प्रांत जो होते हैं ना, तो उनके तहत जो है उनके अंडर में जेल, डॉक्टरी सेवा, मुद्रण, राजमार्ग और प्रशासन से प्राप्त होने वाले आय को रखा गया। और तीसरा जो विभाग था वो था विभक्त, इसमें जंगल, पंजीकरण, आबाकारी कर और स्टाम्प कर से रिलेटेड जो भी कर आते थे उसको इसमें रखा गया, ठीक है। तो आरंभ में जो है दोस्तों ये 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन जिसके बाद जो है इसको बढ़ा दिया गया, और इस कारण इसका क्या था कि प्रांत को अपनी आय बढ़ाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम था ना इनका। तो ये जो टैक्स लेते थे, इनकम कमाते थे, तो उन पर जो है बढ़ोतरी होने लगा, जिसके कारण इसको बढ़ा दिया, जिससे जो है सरकारों को फायदा होने लगा, ठीक है। अगला है इल्बर्ट बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब DSC 3 कंप्लीट करने वाले होंगे हम लोग, तो 5 नंबर के भी 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अंदर से आते हैं उनको मैं बताऊंगा, जिसमें इल्बर्ट बिल भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिए इल्बर्ट बिल था क्या। देखिए दोस्तों, इल्बर्ट बिल जो है उसको स्वीकृति प्रदान करने का जो है एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद करने का मतलब इसके लिए जो है लड़ाई हो रहा था। क्या हुआ था इसमें कि पहले जो है जितने भी मुकदमे लड़े जाते थे, जो सिंपल सी बात है, अंग्रेज यदि कोई गलती करता है या कोई ब्रिटिश गलती करता है तो उसके लिए जो मुकदमा लड़ेगा वो एक अंग्रेज ही होगा। लेकिन इसको सुधार करके क्या कर दिया गया था कि अब अंग्रेज के जो भी मुकदमे होंगे एक भारतीय भी लड़ सकता है, बशर्ते प्रेसिडेंसी नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अतिरिक्त यहाँ पे कोई भारतीय अंग्रेज की मुकदमा नहीं लड़ सकता था, ऐसा पहले था। लेकिन मजिस्ट्रेट श्री बिहारी लाल जो है वो कौन थे, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में थे, और जिनको जो है क्या दिया गया था, प्रमोशन देकर क्या किया गया था, सेशंस जज बना दिया गया था। और कुछ स्तर पर जो यहाँ के लोगों को लगने लगा, सॉरी दोस्तों, अंग्रेजों को लगने लगा कि ये जो है भारतीय अब हमारा क्या करेंगे, मुकदमे का फैसला लेंगे, और ये कभी नहीं हो सकता है, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में विभेद को खत्म करने के लिए, यानी कि एक तरह से अंतर को खत्म करने के लिए रिपन ने ये लाया था कि सीपी इल्बर्ट ने, सॉरी
उद्देश्य से विधि सदस्य जो थे सीपी इल्बर्ट, उन्होंने 1883 में एक विधेयक लाया और इसमें जो है एक प्रकार से जाति विभेद या भेदभाव को खत्म किया। यानी कि अब जो है भारत के जज भी क्या कर सकते हैं, आपकी सुनवाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिक्रिया और सफ़ेद विद्रोह। बस वही चीज़ है दोस्तों, इल्बर्ट जो आया था ना बिल, उसमें सफ़ेद विद्रोह यानी अंग्रेजों का विद्रोह, सफ़ेद अंग्रेज लोगों को कह सकते हैं ना हम लोग। तो इस बिल का अंग्रेजों ने उग्र रूप से विरोध किया। यहाँ के ईसाइयों ने, यहाँ के अंग्रेज व्यापारियों ने, प्लांटर्स ने क्या किया, इस पर आपत्ति उठाई। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि इल्बर्ट बिल अंग्रेजों के विशेषाधिकार को कहीं ना कहीं क्या करता है, आघात पहुँचाता है, चोट पहुँचाता है, और ये जो है हमारे लिए दुखदाई है। एक प्रकार से ये ऐसा हो गया कि क्या हमारा निर्णय अब काले लोग लेंगे, यही सोच जो है अंग्रेजों के मन में था। क्या हमें अब क्या अब हमें काले लोग हमें जेल भेजेंगे? और यही सोच के कारण जो है उन्होंने इस प्रकार से इनका विरोध किया, यहाँ के सरकार पर दबाव डाला और अंग्रेजों ने रिपन को गालियाँ देनी चालू कर दी, बहुत सारे झूठे अभियोग लगाना चालू कर दिया। एक प्रकार से जो है गलत गलत विचार जो उनके विचार में आए, किनके? अंग्रेजों। यानी कि रिपन ने ऐसा ऐसा काम किया कि अंग्रेज भी इससे क्या कर रहे थे, विरोध थे। तो क्योंकि रिपन जो है भारत देश के लोगों के लिए अच्छा अच्छा कार्य कर रहा था। अब बिल में संशोधन किया गया, लास्ट में इसको सुधार कर दिया गया। और जो है सुधार क्या किया गया दोस्तों कि यूरोप के अपराधियों के विरुद्ध चलने वाला मुकदमा भारत में संसद जज या जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में ही सुना जा सकता है, और अन्य अदालत या अन्य मुकदमे जो है या अन्य जो चीज़ें हैं वो इसके सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अधिकार नहीं दिया गया। यूरोपियन को 12 सदस्यों की जूरी की मांग करने पर अधिकार दिया गया, और 12 में से कम कितने जूरी, 7 यूरोपियन जूरी जरूर होने थे। इस प्रकार से जो है इस पर सुधार किया गया। एक प्रकार से अंग्रेजों ने अपने अहंकार पर दिखाया, अंग्रेजों ने अपने अहंकार को दिखाया, अपने विशेषाधिकार को सुरक्षित करने का कोशिश किया। जनगणना आरंभ, ठीक है, तो ये भी एक कार्य था, इनके शासनकाल में हुआ। लॉर्ड रिपन ने जनगणना की प्रणाली की भी स्थापना की। सन 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समस्त भारत देश में जनगणना करवाई गई। और ये जनगणना तब से जो है दोस्तों प्रतिवर्ष जो है आज भी 10 वर्ष में किया गया, और 10 वर्ष में करने का जो है आदेश जो है इन्होंने दिया। और इस प्रकार से एक प्रकार से ये भारत देश के लोगों की, भारतीयों की गणना को जो है सफल बनाया। भारतीयों की शिक्षा, भारतीयों के व्यवसाय आदि पर जो है प्रगति की जा सके, इसका एक उद्देश्य इन्होंने इस जनगणना को बताया। और इस जनगणना के द्वारा भारतीयों की शिक्षा, भारतीयों के व्यवसाय और बहुत सारे चीज़ों पर जो है बल दिया गया, इन्होंने ये बताया। रिपन के अन्य कार्य में आप लिखेंगे दोस्तों कि रिपन ने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन करवाया था, जिसमें उद्योग धंधों की प्रगति को भी क्या किया गया था, दर्शाया गया था। और इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इनका मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, इनका मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय है, नाम आपको याद रहेगा नहीं, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। और याद नहीं रहता तो भी आप ब्रिलियंट हैं, कैसे? सूझबूझ के साथ। आप सिर्फ इसका क्या करेंगे दोस्तों, मूल्यांकन लिखेंगे कि इन्होंने जो काम किया उसके कारण जो है इन्हें सबसे महान और प्रिय वायसराय के रूप में भारत देश में देखा जाता है। इन्होंने जो है प्रशंसा बटोरी, भारत पर जो अच्छे अच्छे कार्य किया। इन्होंने अपने प्रयास से शैक्षणिक, आर्थिक और जो है व्यापारिक सुधार किया, शिक्षा के स्तर पर बल दिया, स्वायत्त स्वशासन की क्या है स्थापना की, राजनीतिक प्रशासनिक शिक्षा लाया, भारत देश के भारतीयों को ही लोकल गवर्नमेंट चलाने की क्या दी, सुरक्षा दी, सुविधा दी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाया, निष्पक्ष तरीके से जो है कानून व्यवस्था लाने की कोशिश की। यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ये अंग्रेजों तक से लड़ गए, अंग्रेजों ने इसका विरोध तक कर दिया, फिर भी ये अपने कार्य पर डटे रहे। और हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने जो है एक अच्छा कार्य किया। एक रिपन जो है भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में से सबसे महान था, सबसे प्रिय था, और भारत के स्वर्ण युग का आरंभ जो है इनके शासनकाल को कहा जा सकता है। और इनके अच्छे कार्य के कारण इनको सज्जन रिपन के द्वारा रिपन के नाम से जो है बुलाया जाता है। और इस प्रकार से जो है दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।